Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, madam. ये वो वाली लाइंस हैं जो आपकी कुछ बच्चों की बुक में नहीं थी। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं पहले आपको, इसके बाद में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. अब यहाँ पर डेटा दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर आज के टाइम में, अब ये जब भी बुक का एडिशन होगा उस हिसाब से उस समय में 130 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिग्रेडेड लैंड था इंडिया के अंदर, यानी खराब हो चुका था। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। अब इसमें से 130 मिलियन जो हेक्टेयर है उसके अंदर से 28% एरिया फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट लैंड जो खराब हो चुका है। एंड 56% ऑफ इट इज वाटर एरोडेड एरिया, और 56% वो एरिया है जो वाटर एरोडेड एरिया है, यानी वाटर की वजह से खराब हुआ। एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सेलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट। बाकी का जो एरिया है वो सेलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से, यानी कि जो खारा पानी आकर के जमा हो जाता है, खारापन जो आ जाता है और फिर उसके बाद में पानी पे चला जाता है और वो जो लेयर वो बच जाती है, उसकी वजह से जो लैंड पर नुकसान होता है वो बाकी का बचा हुआ उससे अफेक्टेड है। ये बाकी की लाइंस जो थी ये आपके पैराग्राफ में ऑलरेडी थी कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये वाली लाइन हमने एक्सप्लेन कर दी थी कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसकी वजह से भी हमारा लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हुई है। किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So now we'll continue with our chapter. If you have any problem regarding yesterday's class topics, you can ask me. अगर कल के पढ़ाई टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोगों को भी पूछ सकते हैं। और तो ये Students, I'm again reminding you, you don't have to open up your audio while I'm taking the class. You can only open up your audio when I asked you about your problems and queries. किसी को कोई दिक्कत आई है जो कल हमने पढ़ाया था उसमें? अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. What about others? No, ma'am. No, ma'am. I have yet to understand the last paragraph of page number 6. Last paragraph of page number 6. I don't have page numbers over here. Can you please tell me the lines of that paragraph? Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area. Okay. मैम ये Forest area पहले चला। क्या? हाँ मैम यही है मैम, इधर इधर इस साइड। I know. ठीक है मैम। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. अगर आपने ऊपर ध्यान दिया हो तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर एक अपन को वो दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन, उसमें बताया गया था कि हमारी जो इच्छा थी, हमारे को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद में हमारा क्या डेटा रहा था। यहाँ पर ये दे रखा है 1960 और 61 का और 2014 से 15 का। तो जो हमारी डिजायर्ड इच्छा थी, यानी कि हमारी जो उन्होंने सेट किया था वो ये था कि हमारे कम से कम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये अभी भी लोअर था, क्योंकि जब हमारे को आज़ादी मिली थी उसके बाद में ये जो डेटा दे रखा है 1960 से 61 का, उसमें 18.11% जो है वो दे रखा है फॉरेस्ट एरिया, ब्लू कलर से जो मेंशन्ड है। यहाँ पर 2014 से 15 के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ 23.3% ही हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि आपको अभी भी हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री का वो अभी भी कम है। जो रखा गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो मेंशन की गई थी उसके अंदर 1952 के अंदर बोला गया था कि कम से कम आपके पूरे इंडिया का जो हिस्सा है उसमें 33% ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए।
इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसको इसीलिए इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि ये जरूरी था इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। द लाइवलीहुड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीस फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट था मेंटेन करना भी, वो इसलिए भी था क्योंकि कई लाखों लोग जो है वो इन फॉरेस्ट के बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट से जो लिया हुआ कच्चा माल होता है, उस पर डिपेंड करते हैं उनकी जीवनी, यानी उनके काम जो है जिससे वो बेच करके, सामान को बना करके बेच करके और फिर पैसे कमाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी था। A part of land is termed as the wasteland and land put to the other non-agricultural uses। एक हिस्सा जो है लैंड का वो बोला जाता है wasteland, या वो एरिया जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए काम में आता है। Then wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land which are other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industry, etc. अब दो तरीके से डिवाइडेड है ये, एक तो है वेस्टलैंड की कैटेगरी और दूसरी है वो लैंड जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है। तो जो वेस्टलैंड है उसके अंदर आता है वो एरिया जहाँ पे रॉक्स, एरिड और डेजर्ट एरियाज होते हैं, और जो वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो होते हैं सेटलमेंट्स, यानी कि जो घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, उन जगहों को बोलते हैं सेटलमेंट्स। रोड्स, रेलवेज और इंडस्ट्रीज, ये हिस्से, ये सारी चीजें जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाले लैंड के अंदर आते हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। अब लगातार इस्तेमाल करना जमीन का काफी समय तक के लिए और उस पर प्रॉपर उसको ठीक रखने के लिए कोई मेजर्स भी नहीं लेना और मैनेज भी नहीं करना, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि लैंड की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रेपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, और इसका ही रिजल्ट है कि हमारे सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बुरे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, असर पड़ रहा है। अब आपको समझ में आया ये पैराग्राफ? यस मैम। ओके, किसी और को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, तो आज हमने पढ़ना है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है, लैंड भी तो वही चीज है और सॉइल भी वही चीज है। ऐसा नहीं होता है, लैंड वो जमीन के लिए होता है जहाँ पे हमारी प्रॉपर उस पे पानी का कोई वो नहीं होता, मॉइस्चर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। और सॉइल ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर जो है सॉइल के अंदर हमें काफी सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, मॉइस्चर भी होता है, पानी भी होता है, कैपेसिटी होती है जो वाटर होल्ड करने की, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, लैंड के अंदर इतनी नहीं होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, और सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth। ये एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ होती है, यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, और ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ के, उनको भी सपोर्ट करता है, जिन उनकी लाइफ को भी सपोर्ट करता है। कई कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं जो अर्थ में आपको मिल जाएंगे, कई सारी चीजें होती है जो डिपेंड करती हैं सॉइल के ऊपर। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। अब सॉइल को यहाँ पे बोला गया है ये एक लिविंग सिस्टम की तरह है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, और कई लाखों साल लग जाते हैं सॉइल को बनने में, कुछ सेंटीमीटर की सॉइल को बनने में भी काफी सालों लग जाते हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है? नो मैम। ओके। नो मैम। नो मैम। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। अब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सॉइल के बनने को लेकर के? पहले तो पहले ये लाइन मार्क करेंगे कि कई लाखों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर की सॉइल को बनने में। अब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, किन से हमारी ये सॉइल बनती है? वो है रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, किस तरह की लाइफ और टाइम जो है इंपॉर्टेंट है उस अलग अलग तरह की सॉइल को बनने के लिए, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil। अब कई सारे forces हैं, जैसे कि अब वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है,
वहाँ पे पानी कितना अवेलेबल है, हवा कैसी चल रही है, अगर वो ग्लेशियर्स वाला एरिया है तो वहाँ पे सॉइल किस तरह की होगी, डिकम्पोजर्स किस तरह के हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसी, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब कई सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब सॉइल के अंदर आपने सुना होगा ऑर्गेनिक ह्यूमस जो है वो भी इन्वॉल्व होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फिगर 1.5 के अंदर दे रखा है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, फिर उसके ऊपर आती है हमारी सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक, सबस्ट्रेटम का मतलब है फाउंडेशन, ठीक है, सेडिमेंट्स वाली, फिर उसके बाद में है सब सोइल, वेदर्ड रॉक, सैंड और क्ले, सिल्ट, फिर उसके ऊपर आती है हमारी टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वो दे रखा है आपको पूरा सॉइल प्रोफाइल कि किस तरीके से ये अलग अलग इसमें सीरीज है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? मैम व्हाट इज सबस्ट्रेटम? बेटा जो फाउंडेशन रॉक होती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। यहाँ पे सेडिमेंट्स और ये सब जब सेट होते हैं उस वाली रॉक को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ओके मैम, थैंक यू। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types. अब हमारे देश के अंदर कितनी अलग अलग तरह की सॉइल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इनका डिफरेंस जो है वो क्या दिया है, अलग अलग फैक्टर्स पर बेस्ड है, किस तरीके से ये बन रही हैं, क्या इनका कलर है, इनकी थिकनेस कैसी है, इनका टेक्सचर कैसा है, एज कितनी लगती है मतलब बनने में, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल जो है इस तरीके से डिवाइडेड है इंडिया में। India has varied relief features, landforms and climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. अब क्या होता है, आप जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंड फीचर्स हैं, अलग अलग वेजिटेशन है वहाँ का, तो उसी के बेस पर यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। रेलम्स का मीनिंग लिख लेंगे आप, जो फील्ड और रीजन एरिया होता है बेसिकली उसके लिए बोला जाता है रेलम्स। ओके, तो पहली है हमारे पास में एल्यूवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज्यादा फैली हुई और सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है। यहाँ पे नीचे आपको एक मैप दे रखा है इंडिया का, उसमें आप देख सकते हैं जो एल्यूवियल सॉइल है उसको लाइट ग्रीन कलर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, और आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया के अंदर, काफी जगहों पर ये फैली हुई है, इवन ये इधर वाले एरिया में भी फैली हुई है, और यहाँ से नर्दर्न जो एरिया है, नर्दर्न प्लेन्स जो इसको कहा जाता है, वहां पर भी फैली हुई है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द एंटायर नर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। अब जो मैंने आपको एरिया बताया था नर्दर्न प्लेन्स वाला, इस एरिया को बोलते हैं नर्दर्न प्लेन्स। ये प्रॉपरली किसका बना हुआ है, एल्यूवियल सॉइल का ही बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system. अब यहाँ पे ये जो सॉइल है ये कहाँ से आती है, 3 important रोल प्ले कर रही हैं रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हैं, जिसमें पहली है इंडस, गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र। ये सारी रिवर्स जो हैं आती हैं इस एरिया पे क्रॉस करती हुई, इंडस सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्र वाला रीजन हो या गंगा यहाँ पे आपको बहती है, ये पता ही है, तो इनकी वजह से भी ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मार्क कर लीजिएगा ये तीनों रिवर्स के नाम जो दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, जिनकी वजह से ये डिपॉजिट होती है यहाँ पर। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. अब ये जो सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात का एरिया भी कवर कर रही है, थोड़ा कम पतले उसमें कर रही है लेकिन कवर कर रही है, जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं। ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये बहुत ही नैरो रीजन है, मतलब नैरो एरिया कवर कर रही है, लेकिन कर रही है कवर। Through a narrow corridor, alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. अब alluvial soil जो है वो eastern coastal plains जो है वहाँ पे भी कवर कर रही है, यानी कि ये जो नीचे का एरिया दे रखा है यहाँ पर ये बेसिकली ये कवर कर रही है। आप मैप भी साथ ही साथ देखते जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो बेसिक डेल्टाज हैं जिनको ये कवर कर रही है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स।
इनके द्वारा जो बनाए हुए डेल्टाज होते हैं उस एरिया में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत अभी तक समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, यहाँ पे आपको फिगर 1.6 के अंदर एलुवियल सॉइल की एक पिक्चर दी हुई है, यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, आप इसको देख सकते हैं। The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay। अब alluvial soil के अंदर उसका proportion बताया गया कि किस किस तरह की मिट्टी जो है आपको इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा sand का है, कुछ silt का है और कुछ clay का है। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size। जैसे जैसे हम river valleys वाले एरिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिट्टी के जो particles हैं वो थोड़े से साइज में बड़े मिलेंगे। In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse and जैसे अपर वैली की तरफ चलेंगे यानी रिवर वैली के अपर में जाएंगे, अपर प्लेस में जाएंगे, स्लोप के पास में किनारे जो होते हैं वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी खुरदरी सी रफ सी दिखेगी ये। The such soils are more common in the Piedmont plains such as Dwarf, खोज एंड तेराई। अब यहाँ पे इस तरह की जो ये कोर्स सॉइल है ये आपको यहाँ के एरियाज में अच्छे से देखने को मिलेगी, डुआर्स, खोज और तेराई के प्लेन्स में। इसका कल मैं आपको एक मैप के अंदर दिखाती हूँ ये जगह कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगी। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age। अब ये ध्यान में रखेंगे इनके साइज, जो इनका ग्रेन का साइज होता है वो, या किस तरह के कंपोनेंट्स बने, मतलब कौन सी अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा था सैंड, सिल्ट और क्ले, उनके अलावा ये किन से मिलकर के बनी है, वो सारी चीजें तो है ही, साथ साथ ये कितना टाइम लेती हैं बनने में उस पर भी इनका डिविजन हो रखा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, alluvial soils can be classified as old alluvial बंगार एंड न्यू alluvial खादर। अब alluvial soil के अंदर भी दो डिविजन हो रखे हैं। जो ओल्ड alluvial soil है उसको बोलते हैं हम बंगार, और जो न्यू alluvial soil होती है यानी कि रिसेंटली बनी हुई है उसको बोलते हैं खादर। द बंगार soil has higher concentration of कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। अब जो बंगार यानी कि जो पुरानी है उसके अंदर ज्यादा कंकर मिलेंगे आपको पता ही है, छोटे छोटे ग्रेवल्स जो हैं वो कंकर कहते हैं, उसमें ज्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली खादर के अंदर, यानी जो नई बनी हुई है उसमें कम मिलेंगे, पुरानी में ज्यादा मिलेंगे। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगार। अब खादर जो है वो ज्यादा फाइन, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो ज्यादा फर्टाइल है कंपैरेटिवली टू बंगार। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, पहली तो ये कि बंगार और खादर, ठीक है। जो बंगार है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल है। बंगार के अंदर कंकड़ ज्यादा है, खादर के अंदर कंकड़ नहीं है, और खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल है और उसके पार्टिकल्स भी थोड़े छोटे हैं, और बंगार कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो इतनी फर्टाइल नहीं है। समझ में आया? किसी को अभी तक कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। You don't have to be so loud. Okay. अब है alluvial soils as a whole are very fertile। अब वैसे alluvial soil को देखा जाए तो बाकी soil के comparatively ये काफी fertile यानी काफी उपजाऊ होती है। Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crop। अब क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है तो इसके अंदर कुछ एडिकेट अमाउंट में हमें ये चीजें मिलती हैं, जैसे पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। और ये किसके लिए, कौन सी फसलें इसमें अच्छे से उगती हैं, वो है शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल और पल्स क्रॉप्स। हमारी दालें वगैरह जो है वो सब भी इसके अंदर अच्छे से उगती हैं। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated। अब जहां जहां पर ये alluvial soil मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इतनी फर्टाइल है तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन होता है, और वो एरियाज जो है वो प्रॉपर्ली बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड भी है। एज एन इफ यू कैन सी देयर इज अ मैप, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, अगर आप इसको प्रॉपर्ली पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये जो भी स्टेट्स कवर करता है यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इस वाले नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो है वो अच्छी मिल रही है तो लोग बाग वहां पे बस जाते हैं, सेटलमेंट लगा लेते हैं अपने, और उसी तरीके से फिर वो अपना जीवन जीने लगते हैं। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। अब जो एरियाज सूखे हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान का एरिया है जहाँ पे ये सॉइल मिल रही है, वहां पर ये थोड़ी सी अल्कलाइन है यानी थोड़ी सी खारी है।
और इसको यूज कर सकते हैं जब वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए तब। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. मुझे ओके, अब है हमारे पास में ब्लैक सॉइल। एज यू नो, नेम अपने आप में ही बता रहा है कि ये कलर में भी ब्लैक है एंड आर आल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इसको मार्क कर लेंगे। दी सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल का अदर टर्म जो है क्या बोला जाता है, वो है रेगर सॉइल। इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब इसको रेगर सॉइल तो बोलते ही हैं, और ये सबसे अच्छी इसमें फसल होती है किसकी? कॉटन की, यानी कि इसमें रुई की जो फसल है वो अच्छी लगती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. अब जैसा कि मैंने आपको इसकी शुरुआत में ही बताया था कि इसको किसी भी मिट्टी को बनने के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं, डिपेंड रहती है कि कैसी पेरेंट रॉक होगी, उसी पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी किस तरह की बनेगी। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉइल है इसका भी इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि यहाँ की जो इसका बनने का तरीका है वो बेसिकली पेरेंट रॉक मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरह की पेरेंट रॉक है जिसकी वजह से ये बन रही है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. अब वापस आ जाएंगे नीचे की तरफ, मैप की तरफ। यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो लाइट ग्रेश उसमें दे रखी है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पर, इसको डेक्कन एरिया भी बोला जाएगा, ठीक है। ये एरिया जो है यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलेगी, और ये मेंशन हुआ है यहाँ पर कि ये बसाल्ट रीजन कहलाता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू का, और ये बनती है लावा फ्लोज, यानी कि पुराने समय में काफी सालों पहले, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब यहाँ पे लावा हुआ करता होगा, तब ये उसके जो होता है ना कि कई सालों बाद वो जमा हो जाता है और उसकी अंदर से वो जब निकलती जाती है, तो बेसिकली बेड रॉक जो है उसकी, वो लावा जो है उसकी वजह से यहाँ पर ये बनी है, इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक है। They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys. अब आप लोगों को एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग सॉइल का दे रखा है ना कि कौन कौन से रीजन, कौन कौन सी रिवर और कौन कौन से प्लेन एरियाज में वो आपको मिलती है, तो आपको एक पेपर लेना है, आपकी एक खुद से आपने डिविजन करना है, ठीक है। एलुवियल सॉइल का रीजन कौन सा है, ब्लैक सॉइल का रीजन कौन सा है, जिससे आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं हो और अभी से आप लोगों को सारी चीज याद हो जाए कि ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी और एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी। तो ये मिल रही है हमें सौराष्ट्र महाराष्ट्र वाले एरिया में इस तरफ, मालवा मध्य प्रदेश इस तरफ, और ये थोड़े से नीचे की तरफ भी आपको देखने को मिल रही है थोड़े से स्मॉल पार्टिकल्स में, सॉरी स्मॉल पोर्शंस में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? Okay. The black soils are made up of extremely fine, that is clay material. अब black soil जो है वो सबसे छोटे fine particles जो होते हैं clay material, उनसे बनी हुई मिलकर के बनी है। They are well known for their capacity to hold moisture. अब क्योंकि ये सबसे छोटे फाइन पार्टिकल से बनी है तो ये यहाँ पे मॉइस्चर को होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी रखती है। एंड देयर इज वन फोटोग्राफ इन फिगर 1.7 ऑफ ब्लैक सॉइल, यू कैन आल्सो कंसीडर दैट। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिल रहे हैं वो भी मार्क कर लेने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, ये सारी चीजें जो है आपको ब्लैक सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी। These soils are generally poor in phosphoric contents. यहाँ पे phosphoric content जो है वो बहुत ही कम होता है। They develop deep cracks during hot weather. यहाँ पर अक्सर जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जमीन के अंदर जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे कि इसकी फोटोग्राफ के अंदर दे रखा है ऊपर, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हॉट वेदर के कारण यहाँ पे क्रैक्स पड़े हुए हैं, वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। Which helps in the proper aeration of the soil. अब ये जो क्रैक्स पड़ते हैं उससे हवा जो है इसमें आसानी से पास हो सकती है। These soils are sticky when wet. जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, difficult to work on.
unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. जब ये गीली होगी तो उसमें काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको टिल करना यानी कि इसको उलटना, इसकी गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। जब जैसे ही पहली बारिश पड़े या प्री मानसून पीरियड जो होता है यानी मानसून आने से पहले इसको पलटा जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। And please conjure up your problems for tomorrow's session. We'll discuss all your problems in tomorrow's class. And do well. Have a nice day, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you.